हर दिन तुम्हें 1 करोड़ युआन की सैलरी मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें पूरे शहर की सबसे बदनाम, सबसे बेकार क्लास का क्लास टीचर बनना होगा। अगर छात्रों का ड्रॉप आउट रेट 30% से ज्यादा हुआ, तो सिस्टम तुम्हें तुरंत मिटा देगा। ऐसी हालत में तुम क्या करोगे? तुम्हारे सामने बैठे हैं सिगरेट पीते, ताश खेलते, पैर मेज पर रखे हुए बिगड़ैल छात्र। फिर तुम अपने बैंक खाते में अभी अभी आए 1 करोड़ युआन को देखते हो। नौकरी छोड़ना? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हर दिन मिलने वाले इस 1 करोड़ के लिए तुमने तय कर लिया कि इन शैतान बच्चों से आखिर तक भिड़ोगे। अभी कुछ देर पहले ही तुम उम्मीदों से भरे हुए 12वीं कक्षा सेक्शन 18 के उस टूटी फूटी क्लासरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आए थे। तुम अभी मुस्कुराने ही वाले थे कि आधी सफेद चौक हवा में पराबोला बनाती हुई उड़कर आई। ठाक सीधे तुम्हारे माथे पर लगी। पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। कुछ लड़के जोर जोर से चिल्लाने लगे, 5 युआन की शर्त, ये नया टीचर आज दोपहर तक भी नहीं टिकेगा। यही वह कुख्यात कचरा क्लास थी जिसमें तुम्हें उस हरामी अनुशासन प्रभारी ने जबरदस्ती ठूंस दिया था। 30 से ज्यादा छात्र, लेकिन एक भी मेज पर किताब नहीं थी। उस समय तुम्हारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, भाड़ में जाए ये नौकरी। मैं डिलीवरी कर लूंगा, ईंटें ढो लूंगा, लेकिन इस घटिया जगह पर अपमान नहीं सहूंगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा हाथ दरवाजे के हैंडल पर पहुंचा और तुम गुस्से में दरवाजा पटक कर निकलने ही वाले थे, तभी तुम्हारे दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज गूंजी। साथ ही मोबाइल पर पैसे आने का असली मैसेज भी आ गया। तुमने घबराकर लार निकली, लेकिन सिस्टम की अगली बात सुनकर तुम्हारा खून जम गया। चेतावनी, वर्तमान ड्रॉप आउट रेट 30% से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा सिस्टम मिटा देने की सजा शुरू कर देगा। होस्ट वहीं खड़े खड़े विस्फोट होकर मर जाएगा। तुम नीचे बैठे उन अकड़ू मौत के सौदागरों जैसे छात्रों को देखते रहे। हर दिन मिलने वाले 1 करोड़ युआन के लिए और अपनी जान बचाने के लिए तुम धीरे धीरे पलटे और फिर से मंच पर जाकर खड़े हो गए। इन नासमझ शैतान बच्चों को सच में लगा था कि नया आया क्लास टीचर कोई दब्बू इंसान है। तुम झुके, आराम से वही आधी टूटी चौक उठाई जिसने अभी तुम्हारे माथे पर वार किया था। सफेद चौक की धूल तुम्हारे पूरे हाथ पर लग गई। पूरी क्लास की 30 से ज्यादा जोड़ी आंखें तुम्हें घूर रही थीं। सब इंतजार कर रहे थे कि यह नया नौसिखिया अब कैसी बेइज्जती करवाएगा। पीछे बैठा सबसे बड़ा गुंडा लू जिहाओ तो हद ही कर चुका था। उसने सीधे जेब से लाइटर निकाला। क्लिक! वह सिर झुकाकर सिगरेट जलाने ही वाला था। तुम्हारी नजर ठंडी हो गई। तुमने हाथ उठाया, निशाना सीधे लुझाव पर लगाया। हाथ में पकड़ी चौक गोली की तरह उड़ी, स्विश! सीधे जाकर लगी। एकदम सटीक निशाना। उसके मुंह में दबाई सिगरेट वहीं बीच से 2 टुकड़ों में टूट गई। जलता हुआ सिरा नीचे गिरा और उसकी सस्ती काली पैंट में तुरंत बड़ा सा छेद कर दिया। धत! जलने से लू जिहाओ बंदर की तरह उछल पड़ा। जांग थपथपाते हुए खड़ा हुआ और एक लात मारकर कुर्सी दूर फेंक दी। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि देखने में इतना सभ्य इंसान पहले हाथ उठाने की हिम्मत भी करेगा। तुमने दोनों हाथ मेज पर टिकाए, सीधे गुस्से से भरे लू जिहाओ को घूरते रहे। हालांकि इस समय तुम्हारी पूरी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। दिल में तुम लगातार खुद को कोस रहे थे, कमाल है, ये लड़का तो मुझसे पूरा एक साइज बड़ा है। अगर सच में आकर मुझे पीट दिया तो क्या इसे नौकरी के दौरान लगी चोट माना जाएगा? लेकिन हर दिन मिलने वाले 1 करोड़ युआन के लिए आज चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, रौब में हारना बिल्कुल नहीं था। चुप रहो, पीले बालों वाले! तुमने ठंडे स्वर में सिर्फ 4 शब्द कहे। पूरी क्लास दंग रह गई। मोटा लड़का चेंदुओं आधा पैकेट चिप्स पकड़े मुंह फाड़े खड़ा रह गया, इतना कि चबाना भी भूल गया। सामने बैठी मेकअप करती लड़की का हाथ कांप गया। उसका शीशा लगभग नीचे गिर गया। आखिर लू जिहाओ पिछले 2 साल से पूरे स्कूल का सबसे बदमाश छात्र था। पिछले क्लास टीचर को तो उसने गुस्सा दिलाकर अस्पताल पहुंचा दिया था। दोबारा बोलकर दिखाओ! लू जिहाओ का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उसने तुम्हारी तरफ उंगली दिखाकर दहाड़ लगाई। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसके जैसा सड़क छाप गुंडा एक पढ़े लिखे टीचर को दबा नहीं पाएगा। अंदर से तुम डर से कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास बनाए रखा।
क्या हुआ? कानों से सुनाई नहीं देता? तुमने मुड़कर चौक उठाई और बेहद दबंग अंदाज में ब्लैकबोर्ड पर अपना नाम लिख दिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोले, सिगरेट रख दो और पैर नीचे करो। लू झाओ दांत भींच कर वहीं बैठा रहा। उसके पास बैठे कई गुंडे भी उठ चुके थे, मानो अब भी सब मिलकर हमला कर देंगे। सीधी ताकत से लड़ना तुम्हारे जैसे दुबले शरीर से तो मुमकिन ही नहीं था, इसलिए बड़ों की चालाकी से इन बच्चों को हराना पड़ेगा। अचानक तुम मुस्कुरा दिए। तुमने कोने में धूल खा रहे कैमरे की तरफ इशारा। मुझे पता है ये कैमरा खराब है। नीचे बैठे लड़के हंस पड़े। तुम आराम से मंच से नीचे उतरे, उन गुंडों के सामने जाकर खड़े हो गए। ध्यान से सुनो, तुम्हारा टीचर इस साल सिर्फ 24 साल का है। न शादी हुई है, न कोई जिम्मेदारी, जेब में भी पैसे नहीं हैं। अगर आज तुम में से किसी ने मुझे एक उंगली भी लगाई तो मैं यहीं जमीन पर लेट जाऊंगा और तुरंत एम्बुलेंस बुलाऊंगा। पूरे शरीर की फुल मेडिकल जांच करवाऊंगा। जब तक अस्पताल मुझे भर्ती रखेगा मैं वहीं पड़ा रहूंगा। बस एक बार भी अगर मैंने कहा कि मेरे सिर में दर्द है तो तुम लोगों से कम 1-2 लाख युआन का हर्जाना वसूला जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, तुम लोगों के मां बाप सबके सब कर्ज में डूब जाएंगे। पूरी क्लास ने एक साथ ठंडी सांस ली। ऐसी चाल किसने देखी थी? ये तो गुंडों से भी बड़ा गुंडापन था। लू झियाओ का चेहरा कई बार बदला। उसके कदम वहीं रुक गए। उसे सजा से डर नहीं लगता था, लेकिन उसकी मां रोज मॉल में देर रात तक कॉस्मेटिक्स बेचकर बड़ी मुश्किल से कुछ 1000 युआन कमाती थी। अगर सच में इतना हर्जाना भरना पड़ा तो उसकी मां अस्पताल के गलियारे में बैठकर रो रो कर टूट जाएगी। तुमने उसकी आंखों में घबराहट साफ देख ली। तुम समझ गए, तुम बाजी जीत चुके हो। इन बच्चों को अभी तक बड़ों की दुनिया की असली चालें पता ही नहीं थीं। तुम सीधे उसके सामने जाकर खड़े हो गए। आधे सिर जितनी अपनी ऊंचाई का फायदा उठाकर उसे दबाव में ले लिया। क्या हुआ? अब भी मानने को तैयार नहीं? लू झाओ ने दांत इतने जोर से भींचे कि जबड़ा चटकने लगा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अगर नहीं मानते तो चुपचाप सहते रहो। तुम्हारी आवाज भारी हो गई। तुमने उसकी मेज पर रखा आधा पैकेट सिगरेट उठाया, बिना देखे सीधे उसके सामने कूड़ेदान में बास्केटबॉल की तरफ फेंक दिया। नुकसान कम, लेकिन बेइज्जती जबरदस्त। उसके साथ ही सब दंग रह गए। लू झाओ ने मुठ्ठियां कई बार भींची, फिर ढीली छोड़ दी। आखिरकार उसने कुर्सी खींची, बैठ गया और दांत पीसते हुए बोला, आज के लिए तुम जीत गए। सेक्शन 18 का सबसे बड़ा गुंडा आखिरकार झुक गया। चेंदुधुओं ने तुरंत चिप्स वापस दराज में रख दिए। सामने बैठी लड़की ने बिजली की रफ्तार से अपना मेकअप वाला शीशा समेट लिया। सबको लगने लगा ये नया क्लास टीचर सचमुच बहुत अजीब इंसान है। तुमने मन ही मन राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है। तुम्हारी पूरी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। अगर अभी सच में वह लड़का हाथ उठा देता तो तुम्हें सीधे हड्डी वाले वार्ड में भर्ती होना पड़ता। लेकिन शुरुआत की पहली लड़ाई तो जीत ही ली। तुम वापस मंच पर गए, दोनों हाथ मेज पर रखकर पूरी क्लास की तरफ देखा। मेरा नाम चैन जीमिंग है। आज से मैं सेक्शन 18 का क्लास टीचर हूं। तुम्हारी आवाज पूरे शांत क्लासरूम में साफ गूंज उठी। मुझे पता है तुम सबको लगता है कि सेक्शन 18 कूड़ा घर है। कोई भी टीचर आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक कि तुम में से बहुत से लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। तुम ब्लैक बोर्ड से टिक गए। आवाज अचानक सामान्य हो गई, मानो दोस्तों की तरह बात कर रहे हो। सच कहूं, मेरा भी नौकरी करने का मन नहीं करता। पूरी क्लास फिर से हैरान रह गई। ये कैसा टीचर है? मेरा भी मन करता है कि घर पर लेटकर गेम खेलूं और जितनी देर चाहूं सोता रहूं। लेकिन हकीकत यह है कि मुझे यहीं बैठकर तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है। तुमने होंठ सिकोड़ते हुए जेब टटोली। सोचा अब तो सिस्टम तुम्हारे साथ है। आत्मविश्वास तुरंत भर गया। तो चलो हम दोनों एक दूसरे का थोड़ा ख्याल रखते हैं। तुमने मेज पर हल्की थपकी दी। घंटी बजते ही जो हिम्मत तुमने बड़ी मुश्किल से संभाल रखी थी वह पल भर में खत्म हो गई। तुम्हारे दोनों पैर नूडल्स की तरह डीले पड़ गए। मंच से उतरते समय तुम्हारी नजर पीछे गई। वही घमंडी लू जिहाओ अब मेज पर सिर रखे बिल्कुल चुप पड़ा था। पता नहीं तुमसे डरकर गुस्से में था या सच में सो गया था, लेकिन कम से कम अब कोई छात्र तुम्हारी तरफ कुछ फेंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
तुम भारी कदमों से 5वीं मंजिल के स्टाफ रूम की तरफ बढ़े, अभी 4थी मंजिल का मोड़ ही पार किया था कि लगभग किसी से टकरा गए। अगले ही पल सामने वाली की बेहद ठंडी और नापसंदगी भरी नजर तुम पर पड़ी। तुम ही सेक्शन 18 के नए क्लास टीचर हो? उस महिला की आवाज इतनी ठंडी थी कि मानो बर्फ गिर रही हो। उसके पूरे व्यक्तित्व से दूरी और रौब झलक रहा था। तुमने विनम्रता से सिर हिलाया। हाँ, मेरा नाम। मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है। उसने बेरुखी से तुम्हारी बात बीच में ही काट दी, फिर हाथ में पकड़ा भूरा लिफाफा सीधे तुम्हारी बाहों में रख दिया। मैं लियू रुएन हूं, सेक्शन 17 की क्लास टीचर, और तुम्हारी बगल वाली सीट पर बैठती हूं। यह पिछले सेमेस्टर में तुम्हारी क्लास का रिकॉर्ड है। हेड टीचर ने मुझे तुम्हें देने को कहा था। तुमने कागज निकाला और देखा। अच्छा खासा झटका लगा। झगड़े 63 बार, क्लास बंक 200 से ज्यादा बार, स्कूल में सिगरेट पीते पकड़े गए 92 बार। इतने डरावने आंकड़े देखकर तुम्हारा सिर घूम गया। टीचर लियू, ये आंकड़े सच हैं? लियू रुएन दीवार से टिककर ठंडी हंसी हंसी। सच हैं, और ये तो सिर्फ वही हैं जो पकड़े गए। जो पकड़े नहीं गए। ये सुनकर तुमने ठंडी सांस भरी, फिर खुद पर व्यंग्य करते हुए मुस्कुराकर बोले, लगता है हमारे स्कूल का अकादमिक विभाग सच में बड़ा मेहनती है। लियू रुएन ने तुम्हारे मजाक पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर तुम्हारे माथे पर लगी चौक की सफेद धूल पर टिक गई। सफेद निशान अभी तक ठीक से साफ भी नहीं हुआ था। तुमने झेपते हुए हाथ से चौक की धूल पोंछी और झूठा बहाना बनाते हुए बोले, वो अभी छात्रों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो गया था, इसलिए लग गई। इंटरेक्शन? तुम्हारा चुप रहो पीले बालों वाला चिल्लाना तो पूरी बिल्डिंग ने सुना था। लियू रुएन ने एक ही बात में तुम्हारा बहाना पकड़ लिया, फिर बिना किसी रहम के बोलती गई, टीचर चेन, तुमसे पहले वाले क्लास टीचर 4 महीने ही टिक पाए थे। छात्रों के गुस्से ने उन्हें दिल की बीमारी तक पहुंचा दिया। उनसे पहले एक खेल शिक्षक आए थे। उनका शरीर तुमसे 2 गुना बड़ा था, लेकिन पहले ही हफ्ते छात्रों ने उन्हें स्कूल के लड़कों के बाथरूम में घेर कर पूरी स्याही उड़ेल दी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन टिक पाओगे? यह सुनकर तुम्हारे चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। टीचर लियू, आप मेरा हौसला बढ़ा रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मैं तुम्हें एक बार फिर सलाह देती हूं। लियू रुएन ने सीधे फाइल का आखिरी पन्ना खोला, एक लाइन की ओर इशारा करते हुए बोली, अकादमिक विभाग का अनुमान है कि इस सेमेस्टर तुम्हारी क्लास से 8 से 12 छात्र स्कूल छोड़ देंगे। तुम बाहर से आए हुए नए टीचर हो, इस बिखरी हुई क्लास को तुम संभाल नहीं पाओगे। बेहतर होगा कि जल्दी से हेड टीचर से बात करके खुद को पहली साल की क्लास में सहायक क्लास टीचर बनवा लो। और जहां तक इस अनुशासन रिकॉर्ड की बात है, इसे सीधे फेंक दो। वैसे भी इसे देखने वाला कोई नहीं है। ये कहकर यह ठंडे स्वभाव वाली खूबसूरत टीचर अपनी किताबें उठाकर बिना पीछे देखे चली गई। उसका बात करने का तरीका बिल्कुल बर्फ के पत्थर जैसा था। तुमने अभी कुछ किया भी नहीं था और वह तुम्हारे सामने आकर मानो तुम्हारी सारी उम्मीदों की चारपाई ही तोड़ गई। तुम वहीं खड़े रहे, फाइल में लिखे 8 से 12 छात्रों के ड्रॉप आउट वाले अनुमान को घूरते रहे। यह आंकड़ा तुम्हारी आंखों में चुभ रहा था। उसी समय तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की चेतावनी फिर गूंज उठी। वर्तमान क्लास में कुल 38 छात्र हैं। ड्रॉप आउट की लाल सीमा 12 छात्र। यदि यह सीमा पार हुई तो होस्ट को तुरंत मिटा दिया जाएगा। कृपया छात्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखें। मिटा दिया जाएगा। यह सुनते ही तुम फाइल दबाकर जल्दी जल्दी स्टाफ रूम की तरफ लौट गए। लियू रुएन सही कह रही थी। यह क्लास सचमुच एक अथाह गड्ढा थी, लेकिन तुम्हारे पास इस्तीफा देने का अधिकार भी नहीं था। यह घटिया सिस्टम एक बार चिपक गया तो कुत्ते की तरह पीछे ही पड़ गया था। तुम कमरे के कोने में रखी अपनी पुरानी पेंट उखड़ी हुई जंग लगी मेज के पास पहुंचे। कंप्यूटर स्क्रीन पर पिछले क्लास टीचर की छोड़ी हुई एक चिप्पी लगी थी। उस पर लिखा था, भागना बंद करो, भागकर भी कुछ हासिल नहीं होगा। तुमने वह चिप्पी उतारी, मसलकर कूड़ेदान में फेंक दी, फिर चरमराती लोहे की कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। नीचे निकली लोहे की तारें लगभग तुम्हें चुभ रही थीं। तुमने मोबाइल निकाला, खाते में अभी अभी आए पैसों को देखा।
दांत भींचकर कसम खाई, बस आज का दिन किसी तरह निकल जाए। कल सिस्टम के 1 लाख युआन आते ही सबसे पहला काम पूरे स्कूल की सबसे बढ़िया असली लेदर वाली बॉस चेयर खरीदूंगा। तुमने ऊपर देखा, छत से पीले पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं। दिल में जिंदगी की सबसे बेबस पुकार निकली, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। अनुमति नहीं है। सिस्टम की आवाज बिल्कुल सख्त थी, उसमें किसी तरह की मोल भाव की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, अब तो पूरी तरह इस मुसीबत वाली नाव पर सवार हो चुका हूं। तुमने बगल में बैठी लियू रुएन की साफ सुथरी मेज की तरफ देखा। मेज के कोने पर प्रेरणादायक वाक्य लिखा हुआ एक चीनी मिट्टी का मग रखा था। इतने टूटे फूटे स्कूल में 2 साल तक टिके रहना। यह औरत सचमुच जिद्दी निकली। मुंह से चाहे कितनी कड़वी बातें करे, लेकिन उसके दिल में शिक्षा के लिए उम्मीद अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। तुमने गहरी सांस ली, मोबाइल में सेक्शन 18 की उपस्थिति सूची खोली। कुल 38 नाम। तुम उनमें से किसी को नहीं जानते थे, लेकिन अब यही 38 लोग तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले थे। ये छात्रों की सूची नहीं थी, ये तो मानो यमराज की मौत वाली किताब थी। एक भी छात्र कम हुआ तो तुम अपनी चिता के और करीब पहुंच जाओगे। तुमने मोबाइल बंद किया, खिड़की से आती गरम तली हुई योतियाओ, चीनी तली हुई ब्रेड की खुशबू महसूस की और खुद का हौसला बढ़ाते हुए सोचा, कल मिलने वाले 1 लाख युआन की बात बाद में, पहले आज का दिन जिंदा बचकर निकालूं। तुम उस टूटी हुई लोहे की कुर्सी पर आधा घंटा भी नहीं बैठे थे कि कमर टूटने लगी। सिर उठाकर देखा, छत का पीला पानी का दाग तुम्हारी आंखों के सामने बड़ा होता जा रहा था। अचानक टप, कीचड़ मिला गंदा पानी सीधे तुम्हारे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर गिरा। तुम घबराकर तुरंत कीबोर्ड हटाने लगे। दराज से एक पुराना प्लास्टिक का कप निकाला, जो धूल और पुराने दागों से भरा हुआ था। उसी में टपकता पानी पकड़ने लगे। लगता था ये पिछले क्लास टीचर की छोड़ी हुई विरासत थी। गंदा पानी लगातार टप टप गिर रहा था। तुमने मन ही मन सोचा, अगर बरसात शुरू हो गई तो पूरा स्टाफ रूम तालाब बन जाएगा। इस समस्या को तुरंत ठीक करवाना पड़ेगा। तुमने स्कूल की प्रक्रिया देखी, फिर वही पानी वाला प्लास्टिक कप उठाया और सीधे चौथी मंजिल पर उप प्रधानाचार्य के कार्यालय पहुंच गए। क्योंकि प्रधानाचार्य झेंग ज्यादातर समय बाहर रहते थे, इसलिए पूरे स्कूल की असली ताकत उप प्रधानाचार्य सुन्याउजू के हाथ में थी। तुमने दरवाजा खटखटाया, अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर तुम दंग रह गए। ये ऑफिस कम राजमहल ज्यादा लग रहा था। 20 से ज्यादा वर्ग मीटर का लाल लकड़ी का फर्श इतना चमक रहा था कि उसमें चेहरा दिखाई दे। खिड़की पर रखे पौधे इतनी सफाई से काटे गए थे कि किसी कला के नमूने जैसे लग रहे थे। उस विशाल लाल लकड़ी की मेज के पीछे सुन याओजू, असली चमड़े की आलीशान बॉस, चेयर पर पूरे ठाठ से पीछे टिककर बैठा हुआ था। तुम्हारे सामने लगभग 50 साल का एक गंजा आदमी बैठा था। उसके चमकते सिर पर तेल की चमक साफ दिखाई दे रही थी। हल्के नीले रंग की शर्ट का कॉलर खुला हुआ था। हाथ में नीले सफेद चीनी मिट्टी का चाय का प्याला था और वह बड़े आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसके बगल में लॉजिस्टिक्स विभाग का लाओझाओ खड़ा था। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे इस स्कूल के छोटे मोटे राजा हों। तुम कौन हो? सुनियाओजू ने आधी खुली आंखों से तुम्हारी तरफ तिरछी नजर डाली। उप प्रधानाचार्य सुन, मैं सेक्शन 18 का नया क्लास टीचर हूं। टीचर चेन। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान फैल गई। उसने यूं ही तुम्हारे लिए एक कप चाय डाल दी। बैठो बैठो, पहले चाय पी लो। तुम बैठ गए। चाय की खुशबू सूंघते ही समझ गए कि यह कोई सुपरमार्केट में मिलने वाली सस्ती चाय नहीं थी। तुमने औपचारिक बातें करने में समय बर्बाद नहीं किया, सीधे मुद्दे पर आ गए। वो प्रधानाचार्य सुन, मेरे ऑफिस की छत टपक रही है। पानी सीधे मेरी मेज पर गिर रहा है। मैं उसकी मरम्मत की अनुमति चाहता हूं। सुन याओजू ने आराम से चाय की एक और चुस्की ली, फिर अपना पुराना बहाना शुरू कर दिया। या छत टपक रही है। हां, समस्या तो गंभीर है, लेकिन टीचर चेन, तुम भी जानते हो हमारे स्कूल का बजट हर साल बहुत तंग रहता है। जिले से जो पैसा आता है वह तो मुश्किल से तनख्वाह देने के लिए ही काफी होता है। ऐसे खर्चों की मंजूरी आसानी से नहीं दी जा सकती। तुमने कोई जवाब नहीं दिया।
तुम्हारी नजर उसके हाथ में पहनी हुई चमचमाती रोलेक्स ग्रीन सबमरीनर घड़ी पर टिक गई। उसकी कीमत कम से कम 1 लाख युआन थी। तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। तुम शांत स्वर में बोले, एक छत ठीक करवाने में बाहर के किसी मजदूर को बुलाए तो ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 युआन ही लगेंगे। टीचर चेन, घर गृहस्थी चलाने वाले को ही पैसों की कीमत पता होती है। सुन याओ झू अपनी मोटी उंगलियां गिनाते हुए हिसाब समझाने लगा। उसने साधारण मरम्मत को भी सरकारी ठेकेदार, मंजूरी और कई हजार युआन वाले बड़े प्रोजेक्ट की तरह पेश कर दिया। फिर उल्टा तुम्ही पर बात डालते हुए बोला, अगर आज तुम्हारे लिए मंजूरी दे दूं तो कल बाकी लोग भी मेरे पास आ जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा? तुम पहले जैसे तैसे काम चला लो, मैं और लाओ। जाओ बैठकर सोचते हैं कि कहीं से कुछ बजट निकाला जा सकता है या नहीं। बगल में खड़ा लाओ, जाओ। तुरंत चापलूस कुत्ते की तरह बोला, हाँ हाँ, बजट बहुत कम है। टीचर चेन, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तुम उन दोनों पुराने चालाक लोगों को एक दूसरे का साथ देते हुए देखते रहे। मन ही मन ठंडी हंसी आई। इन बूढ़ी लोमड़ियों से तर्क करना समय बर्बाद करना था। तुम उठकर खड़े हो गए। ठीक है, मैं चलता हूं। अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? सुन याओजू ने बनावटी अपनापन दिखाते हुए तुम्हें रोका। वह चमड़े की महंगी कुर्सी पर पीछे टिक गया, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा और घमंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम नए हो, इसीलिए तुम्हें एक बात समझा देता हूं। तुम्हारी सेक्शन 18 के वे कूड़ा छात्र, उनमें से लगभग कोई भी विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाएगा। तुम बस इतना देखना कि कोई मरवर ना जाए। जहां तक पढ़ाई की बात है, जितना हो सके उतना कर लेना। उसकी बनावटी मुस्कान साफ कह रही थी, न दोन न नौजवान, तुम बस चौकीदार हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुमने सिर्फ एक बात कही, सेक्शन 18 ही चाहे जितनी खराब हो, वो भी हमारे स्कूल के ही छात्र हैं। इतना कहकर तुम बिना पीछे देखे बाहर निकल गए। खाली पड़े गलियारे में खड़े होकर तुम ठंडी टाइलों से पीठ टिकाए रहे। दिमाग में बार बार वही आलीशान ऑफिस घूम रहा था, जिसकी सजावट पर कम से कम 30 से 50 हजार युआन खर्च हुए होंगे। उसके हाथ की 1 लाख युआन वाली घड़ी, और दूसरी तरफ तुम्हारे 38 छात्र जो टूटी हुई मेजों पर बैठते थे, एक ऐसे पुराने पंखे के नीचे जिसकी आवाज ट्रैक्टर जैसी थी। आखिर शिक्षा का बजट जाता कहां है? हर दिन मुझे 1 करोड़ युआन मिलते हैं। और सुनियाओ जू, तुम कुछ 100 युआन के लिए भी मेरे सामने गरीब बनने का नाटक कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तुम अपना मोबाइल जेब में रखकर वापस अपनी सीट पर आ गए। आधा भरा गंदा पानी कूड़ेदान में उड़ेल दिया, फिर कप वापस छत के नीचे रख दिया ताकि टपकता पानी उसमें गिरता रहे। तभी तुम्हारी नजर बगल में रखे ल्यू रुएन के सुंदर चीनी मिट्टी के मग पर गई। इस बार उस पर लिखी बात साफ दिखाई दी, शिक्षा एक ऐसा पेड़ है जो दूसरे पेड़ को हिलाता है। अगली सुबह सुबह के 6 बजे मोबाइल की घंटी से तुम्हारी नींद खुली। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक का मैसेज आया था। 8,848 से खत्म होने वाले खाते में 1 लाख युआन जमा हो चुके थे। अब कुल बैलेंस 1,10,000 युआन से भी ज्यादा था। तुम्हारे हाथ कांपने लगे। तुम लगभग उस 10 वर्ग मीटर वाले छोटे से हॉस्टल के लोहे के बिस्तर से नीचे गिर ही पड़े। 1 लाख युआन! सिस्टम ने सचमुच पैसे भेज दिए थे। कल वाले 10,000 युआन देखकर तुम्हें लगा था कि शायद मजाक है, लेकिन आज पूरा 1 लाख युआन समय पर खाते में आ चुका था। अब तुम्हें पूरी तरह विश्वास हो गया। तुम रजाई में लेटे लेटे खुशी से बार बार करवटें बदलते रहे। नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। 1 लाख युआन से क्या करूं? सेकेंड हैंड कार खरीदूं या कोई अच्छा फ्लैट किराए पर ले लूं? लेकिन सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में जो चीज आई वह थी कल वाली वही टूटी हुई कुर्सी, जिस पर आधा घंटा बैठते ही कमर टूटने लगी थी। और वह टपकती हुई छत। छत तो तुम खुद नहीं ठीक कर सकते थे, लेकिन आज उस बेकार कुर्सी को बदलना ही बदलना था। तुमने एक टेढ़ी मेढ़ी साझा साइकिल किराए पर ली और सीधे शहर के सबसे बड़े क्लासिक इंटरनेशनल फर्नीचर मॉल पहुंच गए। ये पूरे शहर के मिड और हाई एंड फर्नीचर ब्रांडों का सबसे बड़ा शोरूम था। पहले तुमने कभी उसकी दहलीज भी पार नहीं की थी। आखिर तुम्हारे घर का सोफा भी तुम्हारी मां कबाड़ से उठाकर लाई थी।
लेकिन आज बात अलग थी। आज तुम्हारी जेब में पूरे 1 लाख युआन थे। तुमने अपनी साझा साइकिल, चमचमाती मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की कतार के बीच खड़ी कर दी। वह एक पोर्शे के ठीक बगल में टिकाई हुई थी। ये नजारा देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकता था। तुमने मॉल का बड़ा कांच का दरवाजा खोला। अंदर संगमरमर का फर्श इतना चमक रहा था कि उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तुम सीधे 5वीं मंजिल के ऑफिस फर्नीचर सेक्शन में पहुंचे। वहां उस आयातित एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर के शोरूम में गए जिसे तुमने पहले इंटरनेट पर पसंद किया था। दुकान में केवल एक युवा महिला सेल्स गर्ल थी जिसने पोनीटेल बांध रखी थी। उसने सिर उठाकर तुम्हें सिर से पैर तक देखा। तुम्हारी रोई निकल चुकी पुरानी ट्रैक पैंट और फीते खुले हुए पुराने कैनवास के जूते देखकर उसके चेहरे की बनावटी प्रोफेशनल मुस्कान का आधे से ज्यादा हिस्सा गायब हो गया। सर, कुर्सी देखनी है? हाँ। तुम सीधे दुकान के सबसे अंदर वाले डिस्प्ले तक गए। तुम्हारी नजर कार्बन फाइबर बैकरेस्ट और एल्यूमिनियम बेस वाली काले रंग की फ्लैगशिप चेयर पर टिक गई। तुम बिना झिझक उस पर बैठ गए। वाह, कल वाली टूटी लोहे की कुर्सी और इस कुर्सी में तो जमीन आसमान का फर्क था। कमर को मिलने वाला सहारा बिल्कुल सही था। पूरा शरीर इतना आराम महसूस कर रहा था कि तुम्हारा मन खुशी से गुनगुनाने का होने लगा। इसकी कीमत कितनी है? महिला सेल्स गर्ल ने टैग पर एक नजर डाली, फिर तेजी से बोली। स्पष्ट था कि वह तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ते देखना चाहती थी। सर, यह हमारा फ्लैगशिप मॉडल है। स्टोर स्पेशल प्राइस 82,000 युआन। लेकिन तुम्हारे चेहरे का भाव जरा भी नहीं बदला। तुमने बेहद साफ और सीधा जवाब दिया, पैक कर दीजिए। सेल्स गर्ल एक पल के लिए हकलाने लगी। सर, इस कुर्सी की कीमत 82,000 युआन है। अगर चाहें तो मैं आपको 10,000 युआन वाली कुर्सियां भी दिखा सकती हूं। तुमने कुर्सी के हत्थे पर हल्की थपकी दी और खड़े हो गए। जरूरत नहीं, मुझे यही चाहिए। तुमने मोबाइल बैंकिंग खोली। अपने खाते में पड़े 1 लाख युआन का बैलेंस स्क्रीन पर दिखाया और बस एक पल के लिए उसके सामने घुमा दिया। महिला सेल्स गर्ल की नजर जैसे ही 6 अंकों वाली रकम पर पड़ी, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वह दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक पीओएस मशीन लेकर तुम्हारे सामने आ गई। अब उसका रवैया पहले से 10 गुना ज्यादा विनम्र था। सर, एक क्षण, मैं अभी आपका बिल बनाती हूं। तुमने सीधे क्यूआर कोड स्कैन किया। 82,000 युआन एक ही पल में कट गए। भुगतान सफल होने की आवाज पूरे शोरूम में गूंज उठी। सेल्स गर्ल के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वह पिछले 8 महीनों से यहां काम कर रही थी, लेकिन शायद पहली बार उसने किसी ऐसे ग्राहक को देखा था जो 40 युआन के पुराने जूते पहनकर आया हो और 82,000 युआन की कुर्सी बिना मोल भाव किए एक मुश्त खरीद ले। तुमने गर्दन घुमाकर थोड़ा स्ट्रेच किया। होम डिलीवरी कर सकते हो? हाँ सर। पता लिख लो। नानचियाओ शहर का नंबर 19 हाई स्कूल। सेल्स गर्ल का बिल लिखता हुआ हाथ अचानक रुक गया। नंबर 19 हाई स्कूल, वो स्कूल है ना? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। साइन किए, रसीद जेब में रखी और बाहर निकल गए। जैसे ही तुम लिफ्ट के पास पहुंचे, पीछे से उसकी फोन पर बात करने की आवाज सुनाई दी। अरे सुन, अभी अभी एक बड़ा अजीब ग्राहक आया था। कपड़े बिल्कुल गरीब छात्र जैसे थे। दुकान में आया, एक बार भी कीमत नहीं पूछी, सीधे 82,000 युआन मोबाइल से पेमेंट कर दिए। और डिलीवरी एड्रेस नंबर 19 हाई स्कूल, वही सबसे बदनाम और टूटा फूटा स्कूल। अमीर लोगों की दुनिया सच में समझ से बाहर है। तुम लिफ्ट में घुस गए, मोबाइल निकाला। खाते में अब 27,000 युआन बचे थे। 82,000 युआन खर्च करते समय तुमने पलक तक नहीं झपकाई। आखिर कल फिर 10 लाख युआन आने वाले थे। तुमने ठुड्डी सहलाई। अचानक तुम्हें उत्सुकता हुई। बगल वाली ठंडी स्वभाव की खूबसूरत टीचर लियो रुयेन जब इस 82,000 युआन वाली कुर्सी को उस टूटी फूटी ऑफिस में रखे हुए देखेगी तो उसके चेहरे का भाव कैसा होगा? नंबर 19 हाई स्कूल के जंग लगे पुराने लोहे के गेट पर, जहां आम दिनों में कोई आवारा कुत्ता भी निकल जाए तो चौकीदार लाओ झांग आंख तक नहीं उठाता था, लेकिन आज वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्लासिक इंटरनेशनल फर्नीचर का बड़ा सा लोगो लगा एक डिलीवरी ट्रक धीरे धीरे उस गड्ढों से भरे पुराने स्कूल परिसर में घुस आया। ट्रक का पिछला दरवाजा खुला। एक जैसे यूनिफॉर्म पहने 4 डिलीवरी कर्मचारी काफी मेहनत से मोटे सुरक्षा फोम में लिपटा हुआ
एक बहुत बड़ा डिब्बा उठाए, सीधे शिक्षकों की इमारत की तरफ बढ़े। तुम पहले से ही नीचे उनका इंतजार कर रहे थे। तुमने हाथ उठाकर 5वीं मंजिल की ओर इशारा किया। वहीं सबसे आखिरी वाला टूटा हुआ ऑफिस। चारों लोग भारी डिब्बा उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी सामने से गर्म पानी लेने जाते हुए टीचर लावन्यू मिले। दूसरी तरफ बगल वाले कमरे से परीक्षा की कॉपियां लेकर टीचर झांग भी बाहर आ रही थीं। एक पल के लिए पूरा ऑफिस ऐसा लगने लगा मानो दो अलग अलग दुनिया टकरा गई हों। लाओ, न्यू का हाथ कांप गया। उनका मग लगभग हाथ से गिर ही गया। वह जल्दी से आगे आए, कुर्सी के हत्थे को हाथ लगाकर देखा, फिर कांपती आवाज में पूछा, टीचर चेन, इस कुर्सी की कीमत कितनी है? तुम जमीन पर बैठे बैठे डिलीवरी रिसीव करने वाले कागज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। बिना सिर उठाए बिल्कुल शांत स्वर में बोले, ज्यादा महंगी नहीं, बस 82,000 युआन। ये सुनते ही लाओ न्यू ऐसे उछले मानो उन पर बिजली गिर गई हो। उन्होंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, आवाज तक कांप गई। कितनी? तुमने आराम से साइन पूरे किए, रसीद वापस दी, फिर मुस्कुराकर बोले, धन्यवाद भाइयों। चारों डिलीवरी कर्मचारी जाते जाते एक बार ऑफिस की तरफ देखने लगे। उन्होंने ऊपर टपकती फफूंद लगी छत देखी, फिर मेज पर रखा वह प्लास्टिक का गिलास देखा जिसमें छत का पानी टपक रहा था। चारों के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया और वे बिना एक पल रुके वहां से जल्दी जल्दी निकल गए। टीचर झांग ने अपना पढ़ने वाला चश्मा ठीक किया, फिर तुम्हारे सिकुड़े हुए पुराने टी शर्ट और 40 युआन वाले पुराने कैनवास के जूतों को देखा। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो जिंदगी पर ही शक होने लगा हो। तुम्हारी महीने की तनख्वाह तो सिर्फ 3,700 युआन है और तुमने 82,000 युआन की कुर्सी खरीद ली। तुम्हारे चेहरे का रंग जरा भी नहीं बदला, दिल की धड़कन तक सामान्य रही। तुमने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, सालों से बहुत बचत करके पैसे जोड़े थे। लाओ लियू और टीचर झांग की दुनिया जैसे पूरी तरह हिल गई। दोनों सिर हिलाते हुए, जिंदगी पर शक करते हुए वहां से चले गए। तुमने पीछे मुड़कर कल वाली टूटी हुई लोहे की कुर्सी को एक लात मारकर कमरे के कोने में फेंक दिया, फिर सीधे 82,000 युआन वाली उस शानदार एयरगोनॉमिक चेयर पर धम्म से बैठ गए। वाह, कार्बन फाइबर की बैकरेस्ट तुम्हारी पीठ पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। 12 तरह से एडजस्ट होने वाले आर्मरेस्ट ऐसे लग रहे थे जैसे खास तुम्हारे लिए बनाए गए हों। तुमने इंस्टेंट कॉफी से भरा एक पेपर कप उठाया, आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गए। हालांकि ऊपर से अभी भी गंदा पानी टपक रहा था, लेकिन इस समय तुम्हारा अंदाज ऐसा था मानो अभी अभी 10 अरब युआन का कोई बड़ा बिजनेस डील जीतकर आया हुआ सीईओ हो। इसी आराम के बीच लियू रोइन अपनी बाहों में फाइलों का ढेर लिए ठंडे चेहरे के साथ वहां आई। उसने पहले तुम्हारे सस्ते और पुराने कपड़ों को देखा, फिर उस आधुनिक और बेहद महंगी कुर्सी को। कुछ पल के लिए वह खुद ही उलझन में पड़ गई। ये कुर्सी कहां से आई? खरीदी है? कितने की? 82,000 युआन। ये सुनते ही लियू रोएन के हाथ कस गए। वह तुम्हें घूरने लगी, उसकी आंखों में बेहद जटिल भाव थे। टीचर चेन, तुम्हारी महीने की तनख्वाह 3,700 युआन है और तुमने 82,000 युआन की कुर्सी खरीद ली। तुम्हें नहीं लगता कि इस हिसाब में कुछ गड़बड़ है? तुमने कॉफी की भाप पर हल्की फूंक मारी, फिर शांत भाव से बोले, टीचर लियू, मैं गणित पढ़ाता हूं, यह सही है, लेकिन मेरी निजी खरीदारी का हिसाब अकादमिक विभाग नहीं रखता। लियू रुएन के होंठ एक सीधी रेखा में सिमट गए। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। मैं तुम्हारे खर्चों में दखल नहीं दे रही, लेकिन सेक्शन 18 में 3 ऐसे छात्र हैं जो 20 युआन की सहायक पढ़ाई की किताब भी खरीद नहीं सकते। क्या तुम्हें यह बात पता है? कॉफी पकड़ते हुए तुम्हारा हाथ अचानक रुक गया। लियू रुएन ने और कुछ नहीं कहा। वह वापस अपनी सीट पर गई। उसने अपना वह प्रेरणादायक वाक्य लिखा हुआ चीनी मिट्टी का मग जोर से मेज पर रखा। थक! उस आवाज ने तुम्हारे अंदर अभी अभी पैदा हुए गर्व को जैसे एक झटके में छेद कर दिया। ये टीचर लियू सचमुच कमाल थी। उसके शब्द तलवार नहीं थे, लेकिन सीधे दिल में जाकर लगते थे। उसी समय स्कूल के गेट पर बने चौकीदार के कमरे में लाओ झांग कैंटीन के रसोइये मास्टर लियू के साथ जोर जोर से गपशप कर रहा था। 5वीं मंजिल पर जो नया क्लास टीचर आया है,
आज उसने 82,000 युआन की कुर्सी खरीद ली। ये सुनते ही मास्टर लियू के हाथ से सिगरेट नीचे गिर गई। क्या? 82,000? उस लड़के का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लाओ झांग कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसने रेडियो की आवाज और तेज कर दी। फिर व्यंग्य से बोला, मैं इस स्कूल में 18 साल से चौकीदारी कर रहा हूं, लेकिन पहली बार देखा है कि कोई इस टूटे फूटे स्कूल के अंदर 82,000 युआन की चीज लेकर आया हो। पहले तो हमेशा लोगों को यहां से सामान बाहर ले जाते ही देखा है। दोपहर के 2 बजे तुम क्लासरूम के दरवाजे पर खड़े होकर उपस्थिति लेने लगे। लू जिहाओ? हाँ उसने बिना सिर उठाए सुस्त आवाज में जवाब दिया। चेन दोदुओ मांस वाला बन खा रहा था। मुंह भरे हुए ही बोला, हाजिर। तुमने अगला नाम पुकारा, लिन शाओशी। कोई जवाब नहीं। झाओ दाजुआंग? कोई जवाब नहीं। मा श्याओतियाओ? फिर भी कोई जवाब नहीं। पूरी क्लास चुप थी। तुमने मोबाइल में सिस्टम का पैनल खोला। एक पल में तुम्हारे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में चेतावनी चमक रही थी। बिना कारण अनुपस्थित छात्र 6। ड्रॉप आउट सीमा 12 छात्र। लगातार अनुपस्थिति को स्वतः स्कूल छोड़ना माना जाएगा? नहीं। हे भगवान, ये तो सिर्फ क्लास बंक करना नहीं था। ये तो जैसे तुम्हारी कब्र पर नाच रहे हो। जरा सी गलती और तुम सीधे मौत के मुंह में चले जाओगे। तुमने धड़कते दिल को संभालते हुए पूछा, जाओ दाजुआंग और बाकी लोग कहां गए हैं? पीछे बैठा लू जिहाओ मेज पर सिर रखे पड़ा रहा। उसने पलक तक नहीं उठाई। सिर्फ चेन दोदुओ ने आखिरी निवाला निगला। मुंह पर लगी चिकनाई पहुंचते हुए बोला, टीचर चेन, जाओ दाजुआंग तो पक्का फिर से पुरानी गली वाले स्टार इंटरस्टेलर इंटरनेट कैफे में होगा। उसने वहां वीआईपी कमरा भी ले रखा है। तुमने खिड़की से बाहर एक नजर डाली, फिर पूरी क्लास से कहा, सब लोग चुपचाप सेल्फ स्टडी करो, मैं उन्हें पकड़कर लाता हूं। इतना कहकर तुम बाहर निकल गए। दरवाजे से बाहर निकलते ही सामने लियू रुयन मिल गई। वह अपनी फाइलें लेकर आ रही थी। जब उसने सुना कि तुम इंटरनेट कैफे से छात्रों को वापस लाने जा रहे हो, तो पहली बार उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दी। वह तेज आवाज में बोली, पुरानी गली वाले उस इंटरनेट कैफे का मालिक लाओ, फेई इलाके के गुंडों से जुड़ा हुआ है। पिछला क्लास टीचर जब छात्रों को लेने गया था तो उसने स्कूल के गेट तक उसका पीछा करके आधी सड़क पर गालियां दी थीं। तुम नए हो, ऐसी मुसीबत में मत पड़ो। तुमने उसकी आंखों में छिपी चिंता देख ली। मन ही मन मुस्कुरा दिए। ये टीचर लियू लोगों की चिंता तो करती थी, लेकिन हमेशा उसे सरकारी और ठंडे अंदाज में छिपा देती थी। तुमने मुस्कुराकर कहा, टीचर लियू, धन्यवाद, मैं संभाल लूंगा। स्कूल के गेट पर तुमने चौकीदार लाओ। झांग को हाथ हिलाकर नमस्ते किया। फिर साझा साइकिल पर बैठकर तेजी से निकल पड़े। कुछ देर बाद तुमने स्टार इंटरस्टेलर इंटरनेट कैफे का रंग बिरंगा दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही सिगरेट के धुएं और इंस्टेंट नूडल्स की तेज बदबू ने तुम्हारा स्वागत किया। रिसेप्शन पर एक भारी भरकम अधेड़ आदमी बैठा था। उसके हाथ में बौद्ध माला थी। वह इतना मोटा था कि पहाड़ जैसा लगता था। वही था। लाओ फेई। तुमने काउंटर पर हल्की दस्तक दी। सीधे मुद्दे पर बोले, मैं नंबर 19 हाई स्कूल का टीचर हूं। अपने छात्रों को वापस क्लास में ले जाने आया हूं। लाओ फेई ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारी सिकुड़ी हुई पुरानी टी शर्ट और 40 युआन वाले पुराने कैनवास के जूतों को देखकर उसके चेहरे पर साफ तिरस्कार आ गया। वह कुर्सी पर पीछे झुक गया। फिर बोला, टीचर, कोई पहचान पत्र है? हमारा इंटरनेट कैफे पूरी तरह कानूनी है। अंदर आने वाले हर व्यक्ति का पहचान पत्र स्कैन किया जाता है। तुमने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, कानूनी? अगर तुम्हारा इंटरनेट कैफे सच में कानूनी है, तो स्कूल के समय यहां बैठे ये सारे नाबालिग छात्र क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही लाओ फेई के चेहरे की चर्बी हल्की सी फड़क उठी। वह अपने लगभग 180 किलो वजन वाले शरीर के साथ अचानक खड़ा हो गया। पूरा माहौल एक पल में तनाव से भर गया। लाओ फेई ने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसके लहजे में खुली धमकी थी, टीचर, ये बच्चे खुद यहां खेलने आते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन अगर तुमने मेरे इंटरनेट कैफे में हंगामा किया और मेरे कारोबार में रुकावट डाली, तो करके देखना। तुम हंस पड़े। काले धंधे से पैसे कमाकर सच में खुद को इस इलाके का बादशाह समझने लगे हो?
तुम्हें उससे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हारी नजर सीधे सबसे अंदर बने हुई आईपी कमरे पर जा टिकी। लाओ फेई तुम्हारा रास्ता रोकने ही वाला था। तभी तुमने पहले बाईं तरफ झूठा कदम बढ़ाया और अगले ही पल बिजली की तेजी से दाईं तरफ निकल गई। उसकी बांह और काउंटर के बीच की छोटी सी जगह से जबरदस्ती निकल गई। उसके लगभग 180 किलो वजन वाले शरीर ने तुम्हारे कंधे को जोर से धक्का दिया, लेकिन तुम्हारे कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। तुमने सीधे वीआईपी कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर धुएं से पूरा कमरा भरा हुआ था। झाओ दाजुआंग पीले पड़ चुके पुराने हेडफोन लगाए बैठा था। वह कीबोर्ड पर पागलों की तरह उंगलियां चला रहा था और जोर से चिल्ला रहा था, मार उसे, मार! सपोर्ट, जल्दी आ! पीछे क्या छिपा बैठा है? उसके बगल में दुबला पतला मां श्योतियाओ बैठा था। दूसरी तरफ दीवार के पास सिकुड़कर बैठी लिन श्याओशी गेम नहीं खेल रही थी। वह डिजिटल पेन से कंप्यूटर पर बेहद जटिल रेखाओं वाला एक कैरेक्टर स्केच बना रही थी। तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे एक खाली कुर्सी खींची और पूरे रौब से जाकर झाओ दाजुआंग के ठीक पीछे बैठ गए। तुम्हारी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। उसी समय पीछे पीछे लाओ फेई भी अंदर आ गया। उसने अपने भारी शरीर से दरवाजा पूरी तरह रोक लिया, दोनों हाथ सीने पर बांध लिए, मानो तमाशा देखने आया हो। झाओ दाजुआंग पूरी तरह गेम में डूबा हुआ था। वह लगातार चिल्ला रहा था, मां श्याओतियाओ, वो पहले कंट्रोल डाल। मां श्याओतियाओ घबराकर बोला, स्किल का कूल डाउन अभी 2 सेकंड बाकी है। तुम उसके पीछे 1 मीटर से भी कम दूरी पर बैठे रहे। करीब 10 सेकंड तक स्क्रीन देखते रहे। तुम्हें कॉलेज के दिन याद आ गए। तुम्हारा रूममेट पूरे प्रांत के टॉप 50 खिलाड़ियों में था। 2 साल तक उसके साथ खेलते खेलते तुम्हारी गेम की समझ इन बच्चों से कई गुना बेहतर हो चुकी थी। जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ। स्क्रीन पर उनका असैसिन अकेला पीछे घुसा। उसने कॉम्बो शुरू ही किया था कि सामने वाली टीम के सपोर्ट ने उसे तुरंत रोक दिया। 3 खिलाड़ियों ने एक साथ हमला किया। सिर्फ 1 सेकंड में उसका किरदार मर गया। स्क्रीन ग्रे हो गई। धत्त तेरे की! झाओ दाजुआंग ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ पटका। वो सपोर्ट चीट इस्तेमाल कर रहा है क्या? इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर गया? तुमने शांत स्वर में कहा, इसका चीट से कोई लेना देना नहीं। गलती तुम्हारी थी। तुमने गलत समय पर लड़ाई शुरू की। तुम्हारी आवाज सुनते ही झाओ दाजुआंग पूरा कांप गया। वह झटके से पीछे मुड़ा। तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके चेहरे के भाव हैरानी से, सावधानी में और फिर गुस्से में बदल गए। वह हकलाते हुए बोला, टीचर चेन। फिर उसने दरवाजे पर खड़े लाओ फेई की तरफ देखा। लाओ फेई ने बस कंधे उचकाए। मतलब मैंने रोकने की कोशिश की थी लेकिन रोक नहीं पाया। बगल में बैठे मां श्योतियाओ ने जल्दी से हाथ कीबोर्ड से हटा लिए और चोरी छिपे गेम को मिनिमाइज कर दिया। सिर्फ कोने में बैठी लिन श्याओशी ने सिर तक नहीं उठाया। वह अब भी पूरे ध्यान से चित्र बना रही थी। झाओ दाजुआंग ने खुद को संभालने की कोशिश की। दोनों हाथ सीने पर बांधकर बोला, टीचर चेन, मुझे पकड़ने इंटरनेट कैफे तक आ गए? तुमने आराम से पैर पर पैर चढ़ा लिए। धीरे से बोले, मैं तो बस ये देखने आया हूं कि हमारी क्लास के सबसे आखिरी नंबर लाने वाले महान खिलाड़ी जो क्लास छोड़कर गेम खेलने आते हैं आखिर कितने बड़े एक्सपर्ट हैं। झाओ दाजुआंग कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर अनजाने में सीधा बैठ गया। मैं अच्छा खेलता हूं। अच्छा? तुमने स्क्रीन पर चल रहे मौत के काउंटडाउन की तरफ उंगली उठाई, फिर बिना रुके बोलना शुरू किया। अभी तुमने लड़ाई शुरू करते समय सपोर्ट के कंट्रोल का इंतजार ही नहीं किया। सीधे अकेले पीछे वाले मैच पर टूट पड़े। तुम्हारी पोजीशन भी गलत थी। तुमने घास का फायदा तक नहीं उठाया। सामने वाले सपोर्ट की कंट्रोल स्किल का कूल डाउन 12 सेकंड है। तुम्हारी पिछली लड़ाई खत्म होने से अब तक 14 सेकंड हो चुके थे, यानी उसकी स्किल पूरी तरह वापस आ चुकी थी। ये बात तुम्हें पता थी? नहीं। झाओ दाजुआंग का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। वह पूरे सर्वर के टॉप 100 खिलाड़ियों में गिना जाता था। किसी ने आज तक उसके गेम खेलने के तरीके की ऐसी आलोचना नहीं की थी। वह झुंझलाकर बोला, तुम्हें क्या पता? तुम सीधे स्क्रीन के पास झुक गए। रिप्ले पीछे करके वही टीम फाइट फिर से चला दी। खुद देखो, अगर तुम सिर्फ आधा सेकंड रुक जाते और पहले मां श्याओतियाओ को कंट्रोल डालने देते तो सामने वाला मैच अपनी डैश स्किल इस्तेमाल ही नहीं कर पाता।
तुम्हारा पूरा कॉम्बो लगता, वह मर जाता और तुम डबल किल भी ले लेते। झाओ दाजुआंग रिप्ले को घूरता रह गया। वाकई वह मौका मौजूद था। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। मां श्योतियाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, ये कैसा क्लास टीचर है। यहां तक कि दरवाजे पर खड़े लाओ फेई का चेहरा भी बदल गया। उसे साफ समझ आ गया कि तुम जो कुछ कह रहे थे वह सब असली और सही विश्लेषण था। तुम उठे, झाओ दाजुआंग के पास जाकर खड़े हुए, फिर उसकी कनपटी की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम्हारी बेसिक स्किल अच्छी है, लेकिन तुम सिर्फ हाथों से गेम खेलते हो, दिमाग से नहीं। असली प्रो खिलाड़ी टीम फाइट से पहले क्या सोचते हैं? वे सामने वाले की मुख्य स्किलों का कूलडाउन गिनते हैं, पोजीशन का हिसाब लगाते हैं, विजन और ब्लाइंड स्पॉट का अंदाजा लगाते हैं। ये सब डेटा प्रोसेसिंग है, सिर्फ तेज उंगलियां चलाने का खेल नहीं। झाओ दाजुआंग ने गर्दन ऊंची करके जिद में कहा, मैं तो बस एक हाई स्कूल का छात्र हूं। क्या गेम खेलने के लिए भी मुझे संभावना, प्रोबेबिलिटी और हिसाब किताब लगाना पड़ेगा? तुमने बिना किसी रहम के सीधा वार किया। तुम्हें तो प्रोबेबिलिटीज तक नहीं आती। फिर हैरानी कैसी कि पूरे शहर में तुम्हारा रिजल्ट सबसे आखिर में आता है। ये ताना बिल्कुल निशाने पर लगा। झाओ दाजुआंग का चेहरा एकदम लाल हो गया। मां श्याओतियाओ हंसी रोकते रोकते रह गया। यहां तक कि लिन श्याओशी ने भी अपना पेन रोक दिया। उसने चश्मा थोड़ा ऊपर किया और पहली बार ध्यान से तुम्हारी तरफ देखा। तुमने झाओ दाजुआंग के कंधे पर हाथ रखा, फिर हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोले, पूरे सर्वर के टॉप 100 खिलाड़ी हो ना? चलो एक मैच खेल कर दिखाओ। मैं तुम्हारा असली स्तर देखता हूं, साथ ही तुम्हारी गलतियां भी बता दूंगा। क्या हुआ, हारने से डर रहे हो? झाओ दाजुआंग से यह चुनौती सहन नहीं हुई। उसने झटके से माउस पकड़ लिया। आजा, कौन डरता है? अगले 20 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे कठिन 20 मिनट बन गए। तुम आराम से कुर्सी पर टिककर बैठे रहे, लेकिन तुम्हारा विश्लेषण किसी निर्दयी एआई कमेंटेटर जैसा था। इस लड़ाई का पीछा मत करो, सामने वाला जंगल खिलाड़ी यहीं घात लगाकर बैठा होगा। 3 सेकंड बाद वह सचमुच झाड़ियों से बाहर निकल आया। तुम फिर बोले, तुम्हारी फ्लैश स्किल में अभी 20 सेकंड बाकी हैं और सामने वाले असैसिन का अल्टीमेट भी लगभग तैयार है। सीधे मत भिड़ना। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, झाओ दाजुआंग की उंगलियां और ज्यादा बेतरतीब चलने लगीं। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे निराशा होने लगी, क्योंकि तुम्हारी हर भविष्यवाणी सच साबित हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने साधारण कपड़े पहनने वाला एक क्लास टीचर गेम को इतनी गहराई से समझ सकता है। आखिरकार उसका मानसिक संतुलन टूट गया। मैच हारते ही उसने गुस्से में हेडफोन पटक दिया। वह तुम्हें घूरते हुए बोला, आखिर तुम मुझे क्लास बंक करने पर पकड़ने आए हो या मेरे साथ गेम खेलने? तुम मुस्कुराए, दोनों। इतना कहकर तुम आराम से कुर्सी से टिक गए। फिर तुम्हारी नजर उसके पार जाकर कमरे के कोने में बैठी लिन श्याओशी की स्क्रीन पर टिक गई। उसके कंप्यूटर पर ड्राइंग सॉफ्टवेयर खुला हुआ था। झाओ दाजुआंग कंप्यूटर के सामने बैठा तेज तेज सांस ले रहा था। उसका पूरा माथा पसीने से भीग चुका था। यह हार उसे अंदर तक चुभ गई थी। उसकी गेम खेलने की क्षमता नहीं टूटी थी, लेकिन तुम्हारी बेरहम बातों ने उसका आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया था। मां श्याओतियाओ एक कोने में दुबका बैठा था। उसे लग रहा था कि काश वह गायब हो जाए। लिन श्याओशी अब भी सिर झुकाकर चित्र बना रही थी, लेकिन उसके कान साफ बता रहे थे कि वह तुम्हारी हर बात ध्यान से सुन रही थी। तुम उठे, हल्का सा स्ट्रेच किया, दोनों हाथ जेब में डाले और झाओ दाजुआंग की तरफ देखकर बोले, ठीक है, गेम भी देख लिया, कमियां भी बता दी, अब चलो स्कूल वापस चलते हैं। नहीं जाऊंगा, झाओ दाजुआंग ने तुरंत जवाब दिया। क्यों जाऊं? तुम जो पढ़ाते हो उसमें से मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आता। क्लासरूम में बैठना मेरे लिए जेल में बैठने जैसा है। तुम नाराज नहीं हुए, बल्कि सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। तुम्हारी बात गलत नहीं है, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन एक सौदा करता हूं। एक मैच खेलते हैं। अगर तुम जीत गए तो आगे से स्कूल आना है या नहीं, यह फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा।
मैं कभी दखल नहीं दूंगा। झाओ दाजुआंग की आंखें चमक उठीं। अगर मैं हार गया तो? तुमने एक उंगली उठाई। अगर तुम हार गए तो कल सुबह ठीक 8 बजे क्लास में बैठोगे और पूरे एक हफ्ते तक बिना छुट्टी किए स्कूल आओगे। झाओ दाजुआंग ने मन ही मन हिसाब लगाया। एक मैच के बदले पूरे हफ्ते की आजादी। घाटा तो कहीं है ही नहीं। वैसे भी वह पूरे सर्वर का टॉप 100 खिलाड़ी था। उसे लगा, एक स्कूल टीचर मुझे गेम में क्या हराएगा?" वह बोला, ठीक है, कौन सा मोड?" तुमने कहा, "सही, रैंक मैच, दोनों अलग अलग टीम में। जो पहले हारेगा वही सामने वाले की बात मानेगा।" झाओ दाजुआंग पूरी तरह उकसा दिया गया। "ठीक है, जो पहले हारेगा वह चुपचाप सामने वाले की बात मानेगा।" तुमने तुरंत मां श्याओतियाओ का कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैच शुरू हुआ। झाओ दाजुआंग ने अपना सबसे पसंदीदा असैसिन चुना। उसकी शुरुआती चालें सचमुच शानदार थीं। पहले 3 मिनट में ही उसने सामने वाले खिलाड़ी को अकेले मार गिराया। दूसरी तरफ तुमने एक सपोर्ट हीरो चुना। मां श्याओतियाओ हैरान होकर बोला, "टीचर चेन, आप डैमेज वाला हीरो नहीं खेलेंगे?" तुमने बिना स्क्रीन से नजर हटाए जवाब दिया, "डैमेज खेलना बहुत थकाने वाला काम है।" तुम्हारी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह दौड़ रही थीं, लेकिन तुम व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। तुम पूरे मैच की रफ्तार नियंत्रित कर रहे थे। विजन लगाना, स्किल रोकना, टीम को निर्देश देना। पूरा दल तुम्हारे इशारों पर कठपुतली की तरह चल रहा था। तुम्हारा सपोर्ट एक बार भी नहीं मरा। असिस्ट 2 अंकों में पहुंच गए। टीम पूरी तरह हावी थी। उधर 15वें मिनट पर झाओ दाजुआंग 3 खिलाड़ियों से घिर गया। वह पलटवार भी नहीं कर पाया। उसकी सारी बढ़त खत्म हो गई। धत! वह बुरी तरह घबरा गया। जितना ज्यादा घबराता उतनी ही ज्यादा गलतियां करता। 20वें मिनट उसका क्रिस्टल टूट गया। उधर तुम्हारी टीम की जीत तो पहले ही तय हो चुकी थी। तुमने माउस छोड़ दिया। ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, "तुम हार गए।" न कोई लंबा भाषण, न कोई समझाइश। तुम उठे, कपड़ों की धूल झाड़ी और बोले, "कल सुबह 8 बजे क्लास में मिलते हैं।" बाहर निकलते समय तुम्हारी नजर अनजाने में लिन श्याओशी की स्क्रीन पर पड़ी। वहां एक छोड़ी हुई ईंट भट्ठे, ब्रिक फैक्ट्री का बेहद बारीक स्केच बना हुआ था। उसकी रोशनी और छाया का काम इतना शानदार था कि यकीन करना मुश्किल था। इसे किसी हाई स्कूल की छात्रा ने बनाया है। तुमने मन ही मन ये बात याद रख ली। इंटरनेट कैफे से बोकावे से बाहर निकलते ही मालिक लाओ-फेई सीढ़ियों पर सिगरेट पीते हुए व्यंग्य से बोला, "टीचर, तुम बड़े दिलचस्प आदमी हो।" तुमने पीछे मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, "तुम भी कम दिलचस्प नहीं हो। हाई स्कूल के बच्चों से पैसे कमाकर इंटरनेट कैफे चलाते हो। जरा भी शर्म नहीं आती?" इतना कहकर तुम साझा साइकिल पर बैठे और सीधे स्कूल की ओर निकल गए। स्कूल की बिल्डिंग में पहुंचते ही सामने फिर लियो रुयन मिल गई। उसने पूछा, "छात्र मिल गए?" तुमने जवाब दिया, "2 को तो मना लिया, लेकिन तीसरी, उसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है।" तुमने माथे का पसीना पोंछा। लियो रुयन ने तुम्हारे हवा से बिखरे और सिकुड़े हुए सस्ते कपड़ों को देखा। फिर बस इतना कहा, "तुम्हारी मेज पर पानी की एक बोतल रखी है, मैंने खरीदी है।" इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चली गई। तुम अपनी 82,000 युआन वाली शानदार एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठ गए, मेज पर रखी मिनरल वाटर की बोतल खोली और एक लंबा घूंट पिया। ये टीचर लियो भी कमाल है। जुबान से हमेशा ठंडा पानी डालती है, लेकिन चुपके से मेरे लिए पीने का पानी भी रख जाती है। उसी समय मोबाइल वाइब्रेट हुआ, लेकिन इस बार सिस्टम की करोड़ों वाली रकम नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारी इस महीने की 3,700 युआन की मामूली तनख्वाह आई थी। तुमने स्क्रीन पर 3,700 देखा, फिर अपनी 82,000 युआन वाली कुर्सी की तरफ देखा और कुर्सी पर पीछे टिककर मुस्कुरा दिए। कल तो 10 लाख युआन आने ही वाले हैं। तीसरे दिन की सुबह मोबाइल लगातार कंपन करने लगा। तुम नींद से उठे, पुराना फोन उठाकर देखा। कंस्ट्रक्शन बैंक का SMS स्क्रीन पर चमक रहा था। 8848 नंबर वाले खाते में 10 लाख युआन जमा हुए। वर्तमान बैलेंस 11,10,000 युआन। तुम उस रकम को घूरते रह गए। दिमाग सुन्न पड़ गया। सिस्टम सचमुच मजाक नहीं कर रहा था। पैसे वास्तव में हर दिन 10 गुना बढ़ रहे थे। अगर यही रफ्तार रही तो 7वें दिन से तुम्हारी रोज की कमाई 1 करोड़ युआन हो जाएगी।
तुम बिस्तर पर बैठ गए, किराए के कमरे की टूटी छत की दरारों को देखते रहे, लेकिन दिमाग में एक अलग ही अलार्म बज रहा था। क्लास में कुल 38 छात्र थे, कल सिर्फ 24 आए थे। सिस्टम की लाल सीमा थी। अगर 12 छात्र स्कूल छोड़ दें तो तुम्हारी तुरंत मौत तय थी। उस समय चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, उसे खर्च करने के लिए तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। तुमने सिस्टम का पैनल खोला। स्क्रीन पर लिखा था, बिना वजह अनुपस्थित 6 छात्र, स्कूल छोड़ने के उच्च जोखिम वाले छात्र 4। तुमने माथा पकड़ लिया। ये लोग तो मेरी मौत की सीमा पर नाच रहे हैं। समझाकर कोई फायदा नहीं, और टीचर ल्यू वाली भावुक शिक्षा भी बेकार थी। ये शरारती बच्चे न प्यार से मानते हैं न डांट से। तुमने तुरंत मोबाइल का ब्राउजर खोला, सर्च किया, नानचियाओ शहर के हाई एंड प्राइवेट शेफ। स्क्रीन पर मिशेलिन शेफ गैस टॉर्च से ऑस्ट्रेलियन M9 वाग्यू बीफ को सेक रहे थे। मांस की आवाज छन्न छन्न। एक सेट मील M9 वाग्यू बीफ, ब्लैक ट्रफल सॉस, एबालोन समुद्री घोंघा के टुकड़े, कीमत 680 युआन प्रति व्यक्ति। तुमने पलक तक नहीं झपकाई, सीधे फोन मिलाया। मुझे 38 सेट ऑर्डर करने हैं, आज सुबह 11:30 बजे सीधे नंबर 19 हाई स्कूल पहुंचा देना। डिलीवरी करने वाले सभी लोग फॉर्मल सूट पहनकर आए, सफेद दस्ताने भी पहने। जितना ज्यादा प्रोफेशनल लगे उतना अच्छा। फोन के दूसरी तरफ लड़की कुछ पल के लिए चुप रह गई। लगता था हाई स्कूल की क्लास में मिशेलिन खाना पहुंचाने वाली बात सुनकर उसका दिमाग ही घूम गया। उसने दोबारा पूछा, सर, क्या आप सच में 38 सेट चाहते हैं? हाँ, एक भी कम नहीं होना चाहिए। स्कूल के गेट पर पहुंचकर मुझे फोन करना। मैं चौकीदार से गाड़ी अंदर आने दूंगा। जी सर। सफेद दस्ताने और ट्रे सर्विस सहित कुल बिल 25,840 युआन होगा। भुगतान वीचैट से करेंगे या अलीपे से? सिर्फ 30 सेकंड बाद तुमने QR कोड स्कैन किया, 25,840 युआन तुरंत कट गए। तुमने अपनी वही सिकुड़ी हुई सफेद आधी बांह की शर्ट पहनी, 40 युआन वाले पुराने कैनवास जूतों के फीते बांधे और मुस्कुराए। 11 लाख में से 25,000 युआन खर्च करके पूरी क्लास को खाना खिलाना वैसा ही था जैसे 3,700 युआन कमाने वाला इंसान अपने सहकर्मी को 1 युआन की पानी की बोतल पिला दे। जरा भी दुख नहीं हुआ। ये बच्चे प्यार से नहीं मानते, डांट से भी नहीं मानते, तो अब इन्हें अच्छे खाने से मनाकर देखते हैं। स्कूल जाते समय तुमने साझा साइकिल चलाते हुए चेन दुदुओं को फोन किया। उससे सीधे क्लास के वीचैट ग्रुप का नंबर ले लिया। ग्रुप का नाम देखकर तुम हंस पड़े। सेक्शन 18, हमेशा सबसे आखिर में आने वालों का संघ। तुम चुपचाप ग्रुप में शामिल हो गए। अब तुम बस दोपहर में अपना बड़ा सरप्राइज देने का इंतजार कर रहे थे। स्कूल पहुंचकर तुमने चौकीदार लाओ झांग को आवाज दी। अंकल झांग, दोपहर में खाने की एक गाड़ी आएगी, उसे अंदर आने देना। लाओ झांग के हाथ कांप गए। उसके मग का गर्म पानी लगभग रेडियो पर गिर ही गया। फिर से डिलीवरी? अरे, तुम्हारी 82,000 युआन वाली कुर्सी का झटका अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम कैंटीन में खाना नहीं खाओगे? तुमने व्यंग्य से उसकी तरफ देखा। उसे खाना कहते हो? लाओ झांग तुरंत चुप हो गया। नंबर 19 स्कूल की कैंटीन में पत्ता गोभी में पत्ते ज्यादा, मांस में हड्डियां ज्यादा। ये बात पूरे स्कूल को पता थी। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, ठीक है, गाड़ी आएगी तो मैं गेट खोल दूंगा। तुमने साइकिल पार्किंग में खड़ी की, दोनों हाथ जेब में डालकर शिक्षकों की बिल्डिंग की ओर चल दिए। रास्ते में खेल का मैदान देखा। दौड़ने वाला ट्रैक लगभग उखड़ चुका था। बास्केटबॉल का कोर्ट भी पूरी तरह टूट चुका था। तुम मन ही मन सोचने लगे, मैदान ठीक करवाना पड़ेगा, कैंटीन बदलनी पड़ेगी, छत भी ठीक करवानी होगी। ये सब पैसे से हो सकता है, लेकिन मैं सीधे पैसे नहीं फेंक सकता। कोई सही वजह ढूंढनी होगी, वरना सिस्टम मुझे अपनी असली पहचान उजागर करने वाला समझकर सीधे खत्म कर देगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही लाओ लियू अपना चीनी मिट्टी का मग लेकर तुम्हारे पास आए। थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, टीचर चेन, कल तुम इंटरनेट कैफे से बच्चों को लाने गए थे, मैंने सुना। उस कैफे का मालिक अच्छा आदमी नहीं है। पिछले क्लास टीचर को उसने आधी सड़क तक गालियां दी थीं। गुस्से में आकर
उस टीचर ने नौकरी ही छोड़ दी थी। तुम्हारे कदम रुक गए। तुमने सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा, उसने नौकरी छोड़ दी? तो जो बच्चे इंटरनेट कैफे में थे उनका क्या हुआ? लावलियू कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, और क्या होता? कुछ ने स्कूल छोड़ दिया, बाकी भी चले गए, एक भी वापस नहीं आया। तुमने और कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। फिर मुड़े सीधे ऊपर अपने ऑफिस में चले गए। अपनी मेज पर बैठते ही, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आज दोपहर वाली दावत।